नमस्कार, फेस टू फेस के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो राजनीति के बड़े ही कुशल खिलाड़ी हैं, लेकिन बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद है छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी। बाबा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है आपकी, वो शुरू से राजनीति की रही है, तो क्या वो देखते देखते आप राजनीति में आए या वाकई में आपका इंटरेस्ट था राजनीति में? मैं वर्तमान की राजनीति से बहुत दूर रहना चाहता था और स्कूल कॉलेज पढ़ने के बाद घर के काम देखने के लिए सरगुजा गया था। मन में यही बात थी कि राजनीति में तो कभी नहीं आऊंगा। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि एक बार उस भंवर में फंसे तो फिर निकल नहीं पाता है आदमी। नगर पालिका के चुनाव में 1983 में ऐसा अवसर आया और मैंने ये पहले भी कुछ साथियों के साथ चर्चा में कहा कि पिताजी ने शायद दो ही चीजें मुझे कही थी करने के लिए और दुर्भाग्य से मैं वो दोनों चीज नहीं कर पाया। उसमें एक चीज उन्होंने लिख के पत्र भेजा था कि तुम राजनीति में मत आना, वरना कभी भी मम्मी ने डैडी ने कभी ये नहीं कहा ये करो। कभी उन लोगों ने जिसको कहते हैं कि हस्तक्षेप जीवन में, या जो चाहो करो, हम हैं तुम्हारे लिए, लेकिन जो तुमको ठीक लगता है करो। तो जिन सलाहों में एक सलाह उनकी थी, उनने सोचा होगा कि अलग सोच का आदमी है, राजनीति में फिट नहीं हो पाएगा। और फादर का काफ़ी गहरा अनुभव, पारिवारिक, आपने कहा पारिवारिक अनुभव अलग, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, मदर पॉलिटिक्स में थीं, और सारी चीज़ों को देख के उनकी सलाह थी कि मत आना, यानी नगर पालिका के चुनाव में। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी, मैं उससे निकल नहीं पाया और अंततः वहाँ से जो सक्रिय राजनीति में जिम्मेदारी लेके एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का सिलसिला चालू हुआ, तो 1983 और ये 2021। खेलों में बड़ा इंटरेस्ट रहा आपका। मैं देखा हूँ आपको क्रिकेट खेलते हैं, शूटिंग करते हैं, डबल ट्रैप भी मैंने देखा है। मैं वाकई आश्चर्यचकित था वो ट्रैप देख के। खेल से स्वाभाविक है इसमें कहीं ना कहीं लाभ मिलता होगा आपके राजनीति में? लाभ उस नाते नहीं, लेकिन एक कैरेक्टर को एक स्वरूप और मिल जाता है। ये आदमी क्या करता है, ये खेती भी करता है, किताबें भी पढ़ता है, खेलों में भी रुचि रखता है, सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखता है। तो जो रुचियां आपकी रहती हैं वो आपके स्वभाव और स्वरूप को भी लोगों के बीच में ले जाती हैं। और खेल के माध्यम से लोगों से मिलना जुलना, इंटरेक्शन, ये भी होता है। आप खेल रहे हैं तो 11 मेंबर टीम के हैं, आपका बर्ताव उनके साथ कैसा है। सार्वजनिक जीवन में अगर आपको जाना है तो वहीं पूरे पब्लिक के सामने, वो 11 साथियों के सामने, बल्कि टीम में 14-15 साथी होते हैं, कैसे आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, संगठन बना के। संगठन भी, और सीधे व्यक्ति से व्यक्ति का आपका स्वभाव कैसा है, इंटरेक्शन क्या है। तो ये सारी बातें खेल के मैदान से भी सामने आती हैं। तो उस हद तक ये कहा जा सकता है। और खेलों का आयोजन करना, वो आपने जो संगठन के लिए कहा, तो खेलों के आयोजन करने में फिर दायरा और बड़ा हो जाता है जी। कि टीमों को बुलाना, उनकी देखभाल करना, अच्छे वातावरण में खेल कराना, व्यवस्थाएं देखना, तो वो सामाजिक क्षेत्र में आ जाता है और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र यहाँ पर घुले मिले से हो जाते हैं। तो उस हद तक राजनीति में खेल से भी जुड़े रहने का प्रभाव पड़ता है। परिवार से आप लोग आते हैं और मंत्री हैं, क्षेत्रीय जो लोग हैं उनको काफ़ी उम्मीदें थी आपसे। ये 2.5 साल में क्या कहाँ पाते हैं आप अपने आप को? एक तो मुझे लगता है जो अपने मतदाता, जिन लोगों ने साथ दिया, उनको जहां मैंने निराश किया, वो है कि मैं उतना समय उनके बीच में एक विधायक के रूप में जो बिताता था, वो समय नहीं बिता पा रहा। एक मंत्री के रूप में यहाँ रायपुर में रहना, यहाँ के डिसीजन मेकिंग में उपस्थित रहना, ज़्यादा समय रायपुर में देना पड़ता है। अपने विधानसभा या सरगुजा क्षेत्र के अलावा छत्तीसगढ़ को भी यथासंभव सब नज़र से देखना पड़ता है, सब जगह काम हो रहे हैं। तो इसमें जो समय लगता है, दिन के तो 24 ही घंटे हैं, अब वो 24 घंटे आप सरगुजा में बिताएंगे कि रायपुर में बिताएंगे, तो आपकी उपलब्धता या उपस्थिति क्षेत्र में कम होती है। तो उस हद तक मुझे लगता है कि साथी कुछ मिस कर रहे होंगे या निराश हुए होंगे। और बाकी
सत्ता पक्ष से जुड़ने के बाद जो काम की बात रहती है तो उसमें पता नहीं कितना निराश किया कि नहीं किया। अपने विभाग के क्षेत्र में या अन्य कार्यों के क्षेत्र में कुछ न कुछ तो कराने में सफलता ज़्यादा मिलती है सत्ता पक्ष में रहने का। तो हो सकता है कि काम पहले की तुलना में ज़्यादा हुए हैं। क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। लिहाज करते हैं लोग, तो सीधे तो नाराजगी ऐसे व्यक्त नहीं करते, लेकिन ये आपको भांपना रहता है ये लोगों का मूड कैसा है। तो ये बात को लेके मैं चलता हूं। मैं जानता हूं अपने आप में कि अगर ये बात पहले आती थी कि नहीं हमारे को एक ऐसा विधायक मिला है कि जब हम बुलाते हैं वो आ जाता है, तो अगर ये बात थी तो मैं खुद इसका आकलन कर सकता हूं कि आज एक विधायक ने एक मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, तब वो मतदाताओं के ऊपर फिर रहता है कि नहीं ये तो अब मंत्री हो गया, हमारे बीच में उतना नहीं है, तो अगले चुनाव में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या नहीं हमारी देखभाल तो करते हैं, अभी भी ट्रांसफार्मर खराब हो गया, ऐसे फ़ोन आते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज भी इस क्षेत्र के लोग फ़ोन करते हैं कि बाबा ये देखिए ऐसा हो गया, इसमें जल्दी कर देते अगर अच्छा हो जाता कहीं कोई दिक्कत है उसके लिए फ़ोन करते हैं। तो वो संपर्क तो जरूर बना हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत शारीरिक उपस्थिति की कमी। जिस तरीके से आप लोगों ने चुनाव लड़ा, सरकार बनाए, आपकी एक छवि, राष्ट्रीय छवि भी बनी, आपको मौका भी मिला, तो उसको किस संदर्भ में देखते हैं? संतोष होता है। कोई भी काम करिए, आपने खेल के लिए कहा तो खेल से अगर जुड़ा हो तो हर मैच जीतेंगे ये तो नहीं होता, लेकिन खेलेंगे, अच्छा से खेलना है। और चुनाव के भी समय हम लोगों ने अपने से बहुत मेहनत की, अच्छी कोशिश की। मिल के एक टीम छत्तीसगढ़ में थी, राहुल जी की टीम, इनने सब ने मिल के अच्छा काम किया और देश भर में भी जो अनुमान था उससे अधिक सफलता मिली। कोई नहीं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतेगी, 2/3 बहुमत आ जाए बात अलग, क्योंकि जोगी जी थे वो कांग्रेस से अलग होके चुनाव लड़ रहे थे, तो कांग्रेस के वोट काटेंगे। तो दिल्ली में या जर्नलिस्ट के बीच में, मीडिया के साथियों के बीच में या और लोगों के बीच में भी करीब करीब आभास ऐसा होता था कि लोगों ने छत्तीसगढ़ तो डिस्काउंट कर ही दिया है कि यहाँ तो कांग्रेस शायद ही जीत सकती है, मध्य प्रदेश में जीतेगी, राजस्थान में जीतेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ शायद ही जीतेगी कांग्रेस। तो वो जो फैक्टर जोगी जी का था, वो हम लोगों का आकलन ये था कि अलग हम लड़ेंगे तो हमको ज़्यादा फायदा होगा, तो अंततः वो आकलन सही बैठा। जोगी जी ने अलग से चुनाव लड़ा, उनके दल को 5 सीटें भी आई, लेकिन तुलनात्मक नुकसान बीजेपी को हुआ। कांग्रेस की वोट शेयर भी बढ़ा और सीटें भी कांग्रेस की बढ़ी। चुनाव के पहले आपके साथ कई बार दौरे पे गया मैं, आप ड्राइव करते थे, लगातार ड्राइव करते थे, हम रायपुर से निकल के बस्तर चले जाते थे 500-500 किलोमीटर। ये एनर्जी आता कहाँ से? मैं कह नहीं सकता। सारी चीजें मुझे तो लगता है कि मन से ही होती हैं, जिसको सोच कहते हैं, या अंदर आपकी सोच के कारण जो मानसिक वातावरण बनता है वो ऊर्जा का केंद्र होता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आता रहता। समय निकल गया कॉलेज से लेके अभी तक का तो लंबा सफ़र हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करता। प्रयास करता हूँ अपने आप को जान के, समझ के, पहचान के, अपनी कमियां को भी जान के कहाँ कुछ मदद कर सकता हूँ कि ये मेरे प्लसेस हैं, ये मेरे माइनसेस हैं। तो बहुत अपने अंदर में रिलैक्स रहता हूँ, मैं बहुत टेंशन में नहीं रहता, बहुत खिंचाव मुझे कभी महसूस नहीं होता जाता। चेहरे में नहीं दिखती आपकी कभी शिकन? कोई अंदर भी कोई बहुत ज्यादा मैं टेंस नहीं रहता। मैं संतोष करता हूँ, कुछ किया तो उसका संतोष है, कुछ परिस्थितियां हैं तो उसको लेके चलते हैं, उससे संतोष करना पड़ता है। कुछ चीजें हैं खराब लगती हैं, उसको लेके चलना पड़ता है। कभी कभी गुस्सा आया तो वो कमजोरी मानता हूँ, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ध्यान बटेगा। कुछ काम करना है तो गुस्से से हल नहीं होने वाला। वो एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन वाला तो कुछ कर लेता था गुस्से के आधार पे, तो वो अलग अलग पहलू रहते। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने में अंदर रिलैक्स्ड हूँ, इसलिए शायद एक ऊर्जा महसूस होती है। टकराहट कहीं ना कहीं दिखती है, तो संगठन को और मजबूत होना चाहिए, विकास और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा धरातल पे नजर नहीं आता है। क्या वजह है? कमियां जितनी कम हो किसी भी परिवार में, किसी भी समूह में, उतना अच्छा रहता है। इसमें कभी कभी अपने जो साथी रहते हैं उनकी जो प्रतिस्पर्धाएं हैं वो हम लोग को
कभी भटका देती हैं, कभी काम करने में टीम रहती है, पार्टी के लोग हैं, सालों से काम कर रहे हैं, एक से जुड़े हैं, दूसरे से जुड़े हैं, तीसरे से भी जुड़े हैं, उन लोग दबाव बनाते हैं। और वो आप किस तरह से लेके चल पाते हैं, कैसे एक बड़ी टीम को नुकसान ना हो, सफल हो पाते हैं, तब सामने चीज़ें कम दिखती हैं। अगर आप उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है। महत्वाकांक्षा है या प्रतिस्पर्धा है? मिली जुली चीज़ें रहती हैं। महत्वाकांक्षा तो सभी की रहती हैं, हर आदमी कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, वो अपनी जगह है। प्रतिस्पर्धा भी स्वस्थ हो सकती है। मुझे राजनीति में ये महसूस हुआ कि ज़्यादा हम लोगों को जो आगे होते हैं वो अपने साथियों को संभालने की ज़रूरत होती है। इनका जो दबाव बनता है, नहीं ऐसा करिए नहीं, आपके लिए वो ऐसा है, तो ये फिर अंततः आपके ऊपर बात आ जाती है कि वो कितने दूरगामी प्रभावों को आप समझ के उन बातों को आप लेके चल पाते हैं। अगर ये चक्कर में फंस गए तो नुकसान होते हैं। अन्य राज्यों के मुकाबले कोविड पे जो आप लोगों ने काम किया, आपकी सरकार ने जो काम किया, किस जगह देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? सभी राज्यों ने अपने तरीके से काम किया होगा। हर राज्य की अपनी पहल की विशेषताएं रही होंगी। हम लोगों ने दूसरे राज्य को उस नाते कभी नहीं देखा कि वहाँ क्या हो रहा है तो हम क्या करें। सीखने बतौर बात अलग है, जो बेटर प्रैक्टिसेस हैं वहाँ चल रही हों, देश में विदेश में, अन्य राज्यों में, अन्य देशों में किस तरह से इसको डील करने की कोशिश की, तो वो हम लोगों ने भी प्रयास किया कि उसको पहले से जान लें ताकि जब करने का मौका आए तो उसको कर सकें। एक कोशिश जो मुझे लगा कि सफल भी रही कि पहले से बात को समझने की कोशिश करना, आवश्यकताओं को भांपने की कोशिश करना, जब सिर पे आ जाए तब करना नहीं, पहले से उसकी अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो उस हद तक काम करने में, अभावों में आपको सफलता ज़्यादा मिलती है। क्योंकि हर चीज़ की कोई कमी ना हो ऐसी स्थिति नहीं रहती, हर चीज़ सीमाएं में रहती हैं, और उन सीमाओं के अंदर अगर आपने प्राथमिकताओं को भांप के तैयारी पहले कर ली है तो दिक्कतें कम आती हैं। जैसे दूसरे दौर में हमारे यहाँ आईसीयू अभी भी कम है, तो वो बार बार मेरे को खटकता है। मैंने 1.5 साल से करीब 2 साल से इस पे विभाग का भी ध्यान, शासन का भी ध्यान आकर्षित किया था, पर वो बातें आती हैं, मैन पावर की बात आती है कि ये है शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े, तो टलते टलते, लेकिन ये दूसरा वेव इतना व्यापक पैमाने का आया, पिछले पहले वेव के चौगुना से ज़्यादा इसमें छत्तीसगढ़ पे वार पड़ी, तो इसमें महसूस हुआ कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं। सीटी स्कैन के यूनिट्स हैं, हर जिले में नहीं है, एक ज़रूरत हो उसकी ना हो, कुछ तो होती ही है। बहुत भागा दौड़ी हुई, सीटी स्कैन से मान लीजिए कोरोना पता चल जाएगा, पता तो नहीं चलता है कोरोना, लेकिन उसके प्रयोग को, उसके उपयोग को लोगों ने बहुत ढूंढा, एक वातावरण ऐसा बन गया था। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान में तो रहीं, लेकिन अभी भी हम कर नहीं पाए हैं। तो इसके लिए पहल चल रही है, चाहे डीएमएफ मद से, चाहे सीएसआर मद से, चाहे सरकार के मद से। हर जिले में हमारे पास सीटी स्कैन मशीन, भले तुलनात्मक छोटे आकार की 64 स्लाइस की भले क्यों ना हो, अच्छी गुणवत्ता की, लेकिन सीटी स्कैन मशीन भी होनी चाहिए। आईसीयू के बिस्तर जिले में हमारे और होने चाहिए, कम से कम हर जिला अस्पताल में 10-20 आईसीयू के बिस्तर होने चाहिए। तो बिस्तर चाहिए तो मैन पावर भी चाहिए, तो इसके सैंक्शन के लिए पहल करना। ये आती हैं दिक्कतें, लेकिन ऐसी तैयारियां अगर करके आदमी चलेगा तो दिक्कतें फिर कम होती हैं। तो बहुत चीज़ों में हमारी तैयारी थी, दवाओं में, दवाओं के वितरण में, घरों में लोगों को पहुंचाना, बिस्तरों की व्यवस्था, आइसोलेशन बिस्तरों की व्यवस्था, ये ठीक चला। ऑक्सीजन हमारे यहाँ कमी नहीं थी, सिलेंडर्स की कमी थी, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं आई कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, जो हमने कहीं और दूसरे राज्यों में देखा कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हुई। तो उतनी किल्लत नहीं हुई। रेमडेसिविर बहुत मारामारी हुई, काला बाजारी होने लग गई, मार्केट से गायब हो गया, तो उसके लिए पहल करना, एक नीति बनी। वैक्सीनेशन ड्राइव, उसकी पहले से तैयारी करना। वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, लेकिन तैयारी अगर आपने करके पहले से रखी है तो काम करने में फिर आसान होता है। थर्ड वेरिएंट की भी अब बात हो रही है, उसको लेकर कैसी तैयारी है? वायरस का ये स्वरूप है कि म्यूटेशन इसका होता ही रहेगा, ये कोई स्थायी या स्थिर नहीं है। जो नया म्यूटेशन आया है, म्यूटेंट आया है, अब तो उसको इंडियन वेरिएंट नहीं, डेल्टा नाम हो गया है। डेल्टा 1.6.17, डेल्टा 1.617.2,
ये उसका नाम हो गया है। और कहते हैं कि काफ़ी संक्रमण की इसकी क्षमता है, और वायरस भी इसको होगा कि जो हमारी वैक्सीन है ये भी इस पर कितनी प्रभावी होगी, इस पर भी चर्चाएं हो रही है। लांसेट में कल ही एक रिपोर्ट आई है कि इसकी कारगरता वैक्सीन की इस वेरिएंट के ऊपर कितनी होगी। फाइजर की वैक्सीन है, उसके संदर्भ में आया है कि इस वेरिएंट के ऊपर उसका शायद बहुत प्रभाव ना हो। तो ये नया वायरस दुनिया में सामने आया है जिसमें शोध की क्रिया चल ही रही है। कोई नहीं सब जानता है इसके बारे में, या बहुत कुछ भी नहीं जानता। म्यूटेशन भी होते जा रहे हैं, और बच्चों पे बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव हो ऐसे आंकड़े नहीं बता रहे। जो प्रधानमंत्री जी के भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आंकड़े प्रस्तुत हुए थे, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 0.5%, 1% का अंतर होगा एज ग्रुप में। हम लोगों ने भी डाटा निकाला था, इसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन एक बात हो गई, मीडिया में भी बात चल गई, बच्चे 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 बच्चों को ज़्यादा, बच्चों को ज़्यादा। ये आंकड़े नहीं प्रमाणित कर रहे, लेकिन ये माना जा रहा है कि आगे अगर इसका संक्रमण फैलेगा तो क्योंकि 18 साल से ऊपर के नागरिकों का टीकाकरण हो जाए रहेगा, अगर वैक्सीन उनको लग गई है और उनमें इम्यूनिटी आ गई है तो तुलनात्मक वो संख्या कम आएगी। और बच्चे अगर 18 साल से नीचे हैं, उनमें भी ये माना जाता है कि कम उम्र में एक आपको कोमॉर्बिडिटी कम होती है, दूसरी बीमारियां कम होती हैं, और 10 साल 12 साल के नीचे के बच्चों में बहुत कम संक्रमण देखा गया। यानी बॉडी का इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग रहता है। आप बड़े होते जाते हैं, वही मृत्यु की तरफ शरीर वैसे ही जाता है, कमजोरियां आती जाती है, इम्यूनिटी गिरती जाती है, शरीर तुलनात्मक कमजोर हो जाता है। तो बचपन में शरीर की मजबूती का लाभ मानव प्रजाति को, इसीलिए मानव प्रजाति सरवाइव कर रही है, वरना बच्चा तो सबसे ज्यादा असहाय होता है। लेकिन अभी ये दृष्टिकोण दिख रहा है कि बच्चा, उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है। तो दोनों पहलू है कि ये संभावना है कि क्योंकि वैक्सीनेशन हो जाएगा 18 से ऊपर वालों को, तो जो बचेंगे उनमें संक्रमण ज्यादा आएगा। तो परसेंटेज अगर आप देखिएगा, 100 लोग अगर अभी बीमार हो रहे हैं तो एक उम्र से नीचे 20% ही आ रहे हैं, 80% एक उम्र के ऊपर हैं। अब वो 80% लोगों को वैक्सीनेशन हो गया तो उसमें 20% ही संक्रमित अगर होते हैं तो 20 ये तो परसेंटेज 50% हो जाएगा। तो परसेंटेज बढ़ सकता है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मुझे कम से कम लगता है कि ऐसा नहीं है। फिर भी तैयारी रखनी चाहिए। बेबी वेंटिलेटर्स हो गए, आईसीयू हो गए, जहाँ छोटे बच्चे अगर हों तो माँ भी साथ में सो सके, एक अलग बिस्तर की व्यवस्था, ऐसी छोटी बड़ी बातें। उनका दवाई का प्रोटोकॉल, बच्चों को अलग डोज देते हैं, एडल्ट को अलग डोज देते हैं। तो कोरोना का बच्चों के लिए डोज ये चल ही रहा है, अभी भी दिया जा रहा है। तो इसकी सारी तैयारियां होनी चाहिए। वैक्सीनेशन सबको कब तक लग सकता है, या क्या उसकी उपलब्धता है? उपलब्धता नहीं है वैक्सीन की, यही एक कमी रही राष्ट्रीय योजना की, राष्ट्रीय प्लानिंग की, कि जब 2 जनवरी को हमने वैक्सीनेशन प्रारंभ करने की घोषणा की देश में कि 16 जनवरी से वैक्सीन लगना चालू हो जाएगा, भले सीमित वर्ग को, और उसी समय इस बात की भी घोषणा हुई कि 30 करोड़ लोगों को हम पहले टारगेट कर रहे हैं, कि देश के 30 करोड़ लोगों को हम पहले वैक्सीन दिलाएंगे। 1 करोड़ हमारे हेल्थ केयर वर्कर, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर, 26 करोड़ 60 साल से ऊपर, और 1 करोड़ कोमॉर्बिड 45 से ऊपर जो जिनको दूसरी भी बीमारियां हैं। तो ये 30 करोड़ के लिए हमने टारगेट किया था, और 30 करोड़ लोगों को 60 करोड़ डोज लगने हैं। 2 बार आपको वैक्सीन लगनी है तो 60 करोड़ वैक्सीन आपको चाहिए। और उस समय हमारे पास कितनी वैक्सीन थी? 7 करोड़ वैक्सीन थी, यानी करीब 9-10 महीने लगते केवल 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में। हमको तो 80-90 करोड़ लोगों को लगाना है। तो ये जो गैप आया प्लानिंग में कि हमको पहले ही, आज अब जो बात हो रही है कि महीने में 20 करोड़ वैक्सीन हम उपलब्ध करा लेंगे, प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन, यानी महीने की 30 करोड़ वैक्सीन हम उपलब्ध करा लेंगे, ये पहले होना चाहिए था। वैक्सीन का प्रोडक्शन तो हो गया था, वो टेस्ट पार कर लिया था, या जो भी आपको घोषित करना था कि हमने परमिशन दिया, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी जो आज काम हो रहा है, ये 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था। तो वो एक चूक हुई। वैक्सीन लगाने की आपने सारी तैयारी कर रखी है, केंद्र सरकार से गाइडलाइन आती थी कि ऐसा ऐसे आपको कमरे रखने हैं, रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर बैठाना है, फिर टीका लगाना है, फिर आधा घंटा उसके बाद। तो ये जो प्रोटोकॉल थी इसमें कहीं दिक्कत नहीं थी। दिक्कत आई कि वैक्सीन की उपलब्धता ही नहीं थी। जब ऐसी बातें आई कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है तो दबाव बन गया कि फिर सबको लगाइए।
वो सबके लिए दबाव में घोषणा हो गई और वैक्सीन ही नहीं है। नोटबंदी हुई, नोट नहीं है। तो वैसे ही समझिए इसमें भी हो गया कि आपने वैक्सीनेशन ड्राइव राष्ट्रीय स्तर पे और भी विसंगतियां आई। ये राज्यों के लिए नहीं छोड़ना था, राष्ट्रीय कार्यक्रम था, बजटेड था। केंद्र सरकार ने अपने बजट में 35,000 करोड़ की व्यवस्था की घोषणा कर दी थी। सदन के पटल पे लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने ये भी कहा कि नहीं और पैसा भी लगेगा तो हम देंगे, पैसे की कमी वैक्सीन के लिए नहीं होगी। तो इसके बाद में जो अलग अलग रेट तय करके राज्य अलग खरीदेंगे, वो अलग खरीदेंगे, प्राइवेट अलग खरीदेगा, इसमें भी और विसंगति और दौड़ भाग आई। अंततः केंद्र सरकार ही अभी राज्यों को कोटा दे रही है ज्यादा रेट में जी। लेकिन कोटा तो वहीं से हो रहा है जो होना चाहिए। ये राज्य सरकारों पे जब तंगी रहती है, सामान की अनुपलब्धता रहती है, तो आप राज्यों पे नहीं छोड़ सकते। यही समय रहता है जब केंद्र की सरकार को आगे आके और अपने दायरे में इसकी व्यवस्था को लेना चाहिए। तो ये उसमें दिक्कतें हैं। लगाने में वैक्सीन कोई दिक्कत नहीं है, लगाने में पर्याप्त क्षमता छत्तीसगढ़ की भी है, मैं समझता हूँ हर राज्य की होगी। यहाँ अगर 1 करोड़ 20 या 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी है, 2 डोज मान लीजिए 2.5 करोड़ के आसपास भी हो गया, 2 करोड़ 60 लाख भी हो गया, और हम 2 लाख वैक्सीन एक दिन में आराम से लगा सकते हैं, 3 लाख भी लगा सकते हैं। तो 2 लाख भी अगर आप पकड़िए तो 130 दिन का काम है। 4 महीने, करीब 4 महीने के अंदर पूरे छत्तीसगढ़ को वैक्सीन लगाने की क्षमता है तो और ज्यादा और जल्दी हम कर सकते हैं अगर वैक्सीन हो तो वैक्सीन लगाने की कोई व्यवस्था की कमी नहीं है, वैक्सीन की उपलब्धता की कमी है। जब दूसरी लहर आई और भयावह स्थिति उत्पन्न हुई, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर और प्रदेश में बीजेपी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया, तो ये इस वक्त ये राजनीति करना क्या उचित था? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कमियों को स्वीकार करके चलना ही सबसे ठीक रहता है कि अगर व्यवस्था में कोई कमी है, आप कहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार आईसीयू नहीं बना सकी टाइम पे, तो उस सरकार को स्वीकार करना चाहिए। मैं अगर विभाग से जुड़ा हूं तो मेरे को कहना चाहिए कि आईसीयू के बिस्तर हम नहीं बना पाए। लेकिन हर चीज में अगर हम दलगत राजनीति पे कि दिल्ली को क्यों बोला तो दिल्ली को बोला तो हम आपको बोलेंगे, इसमें माहौल बिगड़ जाता है। ये पहले नहीं था। जैसे ही दिल्ली की कमियों की तरफ बातें उठने लगी कि दिल्ली सरकार के प्रबंधन में ये कमियां दिखने लगी, तो पलटवार कि राज्यों में भी करो। तो राज्यों में जहां जहां गैर भाजपा सरकारें थी उनके ऊपर ये अटैक एक तरह से या विवाद चालू हो गया। ये नहीं होना चाहिए, और खास करके महामारी में राजनीति के क्षेत्र में नीतिगत मामले में ठीक है, लेकिन कोरोना के संबंध में कतई नहीं होना चाहिए। ब्लैक फंगस को लेकर क्या तैयारी है? अब उसका भी अटैक हो रहा है। परसों के मैंने आंकड़े लिए थे तो 215 केस थे छत्तीसगढ़ में, उसमें 10 डिस्चार्ज हो गए थे, 11 लोगों की मृत्यु हुई थी और 94 अस्पताल में थे। तो वो 2 दिन पहले का ये आंकड़ा था। इसमें 11 लोगों के अतिरिक्त 8 लोगों की और मृत्यु हुई थी जिनको ब्लैक फंगस था, लेकिन ब्लैक फंगस के उपचार से ठीक होने के बाद दूसरे कारण से उनकी डेथ हुई। तो ये ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई ये स्थितियां हैं। उसकी जो वायल्स चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, इसकी भी बहुत बड़ी किल्लत है अभी देश में। तो उसको भी बात करके वो भी उचित व्यवस्था केंद्र सरकार ने करना ठीक समझा कि वहां से नियंत्रण करके वो सब राज्यों को भेज रहे हैं। जैसे 150 वायल छत्तीसगढ़ सरकार को उपलब्ध होती है प्रतिदिन, 200 वायल एम्स को उपलब्ध हो रही हैं प्रतिदिन, रायपुर एम्स को प्रतिदिन उपलब्ध हो रही हैं। तो ये उपलब्धता बनाए रखना, और कोई भी वस्तु जब बहुत ज्यादा तंगी या कमी की स्थिति में आ जाती है तो केंद्र सरकार को आगे आके करना चाहिए। और इसमें भी उन्होंने वैक्सीन में गड़बड़ाया, रेमडेसिविर में उन्होंने किया, देखिए कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये ब्लैक फंगस के वायल के लिए कर रहे हैं, कम से कम मारा मारी नहीं हो रही है, शॉर्ट सप्लाई है, लेकिन जितना आ रहा है उसके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा है। तंगी है, बन ही नहीं रहा है। जब तक नहीं बनता है, जितना बन रहा है, हमारे यहाँ कितने केसेस हैं प्रत्येक दिन, प्रत्येक अस्पताल का नाम दर्ज है, किस अस्पताल को डोज जाना है, तो उस हिसाब से व्यवस्था बन रही है। तो बॉर्डर लाइन संतोषजनक, तंगी में संतोषजनक व्यवस्था, कम से कम इंजेक्शंस की है। 2.5 साल की जब भी बात आती है तो आपने कभी भी इनकार नहीं किया और कभी हामी भी नहीं भरा, शांत हो जाते हैं। वो मैंने नया साल का रेजोल्यूशन लिया था कि इसके बारे में बात नहीं करना है, कि अनावश्यक कंट्रोवर्सी होती है। तो ये मेरे ख्याल से
2.5 साल भी होगा, 3 साल भी होगा, 3.5 साल भी होगा, 5 साल भी पूरे होंगे। ये सिलसिला है राजनीतिक। आप आला कमान पे छोड़ देते हैं? है ही है, ये किसी भी दल का आला कमान के ही निर्णय पे, अंततः उनके ही निर्णय पे हम लोग सब स्वीकार करके जिम्मेदारियां लेते हैं। तो ये होता ही ऐसा है और होना भी चाहिए। चलिए, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल यहीं विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर से एक नए शख्स के साथ मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।